वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं और ऐसे डिटर्मिनेंट्स जो सप्लाई को डिटरमाइन यहाँ पे करते हैं कि सप्लाई करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या क्या डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। उन फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स से यहाँ पे सप्लाई करती है, यहाँ पे जो मार्केट में फर्म है उन फैक्टर्स को लेकर यहाँ पे सप्लाई करती है। तो कौन से फैक्टर आएंगे? सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स कौन से? सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स मानिए कि सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो इस पे हम पॉइंट्स पे बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स है? जैसे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ इनपुट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, क्वालिटी ऑफ इनपुट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इन पॉइंट्स को लेकर हम बात करेंगे सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, और इनको सप्लाई के फैक्टर्स भी कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं हम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी यानी कि सप्लाई करने के लिए हमने सप्लाई की डेफिनेशन इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टॉक पढ़ा था, उससे पहले हमने सप्लाई पढ़ा था। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के बारे में मैंने बताया था सप्लाई के अंदर कि जब भी सप्लाई करी जाती है सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कमोडिटी का मतलब क्या हो गया? कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उस प्रोडक्ट की एक प्राइस पर ही वो पर्टिकुलर प्राइस पे वो प्रोडक्ट सप्लाई होगा, यानी कि प्रोडक्ट ट्रांसफर होगा सेलर से बायर के पास। तो प्राइस का फैक्टर बहुत इफेक्ट करता है सप्लाई के अंदर। सप्लाई के अंदर प्राइस जो होती है उसी पे डिपेंड है। कमोडिटी की जो प्राइस है उसी पे सप्लाई डिपेंडेंट है। सप्लाई का इंक्रीज होना और सप्लाई का डिक्रीज होना। ज्यादा प्राइस पे यहाँ पे जो सेलर होता है वो ज्यादा प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है। उनका जो एफर्ट होता है वो सेलर का प्राइस ज़्यादा पर प्रोडक्ट को सोल्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट के अंदर किसी भी कमोडिटी को बेचेगा, सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस जो होगी उसके अंदर दो चीज़ इंक्लूड होती है उसके सेल प्राइस के अंदर। हमने रेवेन्यू में भी पढ़ा था, जब रेवेन्यू का मीनिंग था उसमें भी हमने बात कही थी कि जब भी सेल प्राइस होती है यानी कि जो भी रेवेन्यू होता है उसके अंदर दो चीज़ होती है उसकी, एक तो कॉस्ट है उसकी और एक प्रॉफिट है। उसकी एक कॉस्ट है और एक प्रॉफिट है। ये दो एलिमेंट्स उसके सेलिंग प्राइस में इंक्लूड है। सेलर के किसी भी कमोडिटी को जब वो सप्लाई करता है तो कमोडिटी की जो सेल प्राइस है उसके अंदर दो यहाँ पे एलिमेंट्स इंक्लूड है। फर्स्ट हो गया कॉस्ट एंड सेकंड क्या हो गया? प्रॉफिट। कॉस्ट का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कमोडिटी को बनाने में या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगा है, और प्रॉफिट जो प्रपोर्शन है जो सेलर खुद चाहता है अर्निंग के पर्पस से। प्रॉफिट के लिए ही वर्क कर रहा है तो प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहा है, इसलिए जो प्राइस सेट होगी वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग होगी कि प्रॉफिट इतना गेट करना है, उसके हिसाब से सेलर एडजस्ट करेगा। यहाँ पे सेलर क्या करेगा? एडजस्ट करेगा किसको? प्राइस को। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में सेलर, मान लो कोई चीज 20 रुपीज़ की है, कोई सेलिंग प्राइस क्या है? 20 है, एस पे कितना है? 20 रुपीज़ की है, और उसकी कॉस्ट पड़ी 12 रुपीज़ और प्रॉफिट है 8 रुपीज़। फर्म क्या करेगी? प्रॉफिट गेट करने के ऑब्जेक्टिव को लेकर सप्लाई कर रही है अभी। अब ये प्राइस जो है, मान लो सपोज करो फर्म कॉस्ट उतनी ही बढ़ रही है, कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं आ रहा। सपोज करते फर्म ने उस चीज की प्राइस 25 कर दी, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कॉस्ट सेम है, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 13 रुपीज हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा बढ़ाने से यहाँ पे प्रॉफिट का प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ गया, यानी कि
प्राइस जो फैक्टर है वो बढ़ गया और उसका प्रॉफिट फैक्टर भी यहाँ पे बढ़ गया। कॉस्ट अभी चेंज नहीं करी उसने, कॉस्ट चेंज हुई नहीं, उसने प्राइस बढ़ा दी। प्राइस इसलिए बढ़ा दी कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा प्राइस पे, पहले यहाँ से जितनी सप्लाई करता था वो ज़्यादा प्राइस पे, हाई प्राइस पे वो क्या करेगा, सप्लाई ज़्यादा करेगा, सप्लाई ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, एफर्ट लगाएगा सप्लाई ज़्यादा करने पे। क्यों? रीज़न है इसका प्रॉफिट, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है उसको। यहाँ पे पहले 8 रुपीज़ प्रॉफिट मिला था, 20 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेचता था, 20 रुपीज़ का प्रोडक्ट को सेल करता था, 12 रुपीज़ कॉस्ट पड़ती थी, 8 रुपीज़ प्रॉफिट था उसका। अब 12 रुपीज़ ही कॉस्ट है लेकिन प्रॉफिट का प्रोपोर्शन बढ़ गया क्योंकि उसने प्राइस क्या करती 25 कर दी अकॉर्डिंग टू डिमांड। डिमांड ज़्यादा है उस प्रोडक्ट की, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा है, मतलब जितनी सप्लाई वो करता था उससे ज़्यादा डिमांड है, तो उसने क्या करा, प्राइस को इंक्रीज कर दिया और ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। तो प्राइस का जो फैक्टर है ना कमोडिटी का, वो सप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हायर प्राइस पे प्रोड्यूसर्स, हायर प्राइस पे फर्म जो होती है वो सप्लाई ज़्यादा करने का एफर्ट लगाती है, उसमें वो इंटरेस्ट दिखाती है सप्लाई ज़्यादा करने में। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है इस कारण से। सो मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो डिपेंड है वो किसके अपॉन है, जो मार्केट प्राइस है वो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी जो है वो डिपेंड है यहाँ पे किस तरीके से डिमांड आती है, उसके हिसाब से हायर प्राइस पे सेलर क्या करेगा, ज्यादा सप्लाई करने का एफर्ट लगाएगा। सो सेलर सेल मोर क्वांटिटी व्हेन इट्स प्राइस इज हाई इन द मार्केट। जो कमोडिटी उसकी प्राइस अगर ज्यादा होगी हाई तो वहां पे सेलर सेल करने का एफर्ट लगाएगा। सो ये पॉइंट क्या है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जिसके अंदर सेलर सेल करने का एफर्ट यहाँ पे ज़्यादा लगाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम यहाँ पे नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा डिटर्मिनेंट्स में, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ डेट कमोडिटी विच सेलर सेल मोर क्वांटिटी व्हेन प्राइस इज हायर इन द मार्केट। यानी कि जो सप्लाई है कमोडिटी की वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, पहला फैक्टर है प्राइस, प्राइस पे डिपेंड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगा हाई प्राइस पे। और अगर इसी का वाइस वर्सा करें, हम इसी का रिवर्स करें कि अगर प्राइस लो हो गई तो सेलर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएगा। हमने 20 रुपीज़ प्राइस करी थी, अगर प्राइस 18 रुपीज़ से 17 रुपीज़ आ गई, कॉस्ट वही पड़ रही है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम में सेलर सेल करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। क्यों? सेल करेगा लेकिन सप्लाई करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे कम हो रहा है। सो ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सेल, हाइयर प्राइस पे ज़्यादा सेल करने की वो एफर्ट लगाएगा जो सेलर है मार्केट के अंदर। और यही फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेंट्स का, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट यानी कि खर्चा, एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्शन करने में हुआ है। प्रोडक्शन यानी कि जो कमोडिटी बनाई है, प्रोडक्ट बनाया है, उसकी कॉस्ट भी इफेक्ट होती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट। कॉस्ट यहाँ पे हाई रहेगी, प्रॉफिट का रेशियो कम हो जाएगा मार्केट में। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ज़्यादा देखा गया है कि प्राइस कांस्टेंट रहती है, प्राइस में चेंज नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिस्किट है, कोई एक बिस्किट आता है, उस बिस्किट की प्राइस मार्केट में 20 रुपीज़ ही है, सेम प्राइस है, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फर्म की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कितनी आ रही है, 12 रुपीज़ है पहले, प्रॉफिट 8 रुपीज़ है। उसी एग्जांपल को लेते हैं। अब फर्म की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ हो गई, प्रॉफिट अपने आप क्या होगा, 5 रुपीज़ हो जाएगा। रीज़न क्या? क्योंकि प्राइस, सेलिंग प्राइस तो सेम रहेगी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस में कोई चेंज ही नहीं है। प्रॉफिट अपने आप कम हुआ क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। प्रॉफिट यहाँ पे पहले ज़्यादा था, 8 रुपीज़ था, वह पर यूनिट पे फर्म को 8 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा था, इस बार फर्म को मिल रहा है 5 रुपीज़ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्म का प्रॉफिट रेशियो है वो कम हो गया उसकी कॉस्ट बढ़ने के कारण। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट यहाँ पे फर्म की इंक्रीज हो गई। लैंड, लेबर, कैपिटल इनका यूज करा, लैंड का यूज करा, लेबर को या तो ज़्यादा वेजेस दे दी, लैंड पे रेंट बढ़ गया। तो रीजन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का। लैंड पे रेंट बढ़ गया, लेबर को वेजेस ज़्यादा देनी पड़ी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है उस पे
मशीन जो है उस पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर लग गया, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, कैपिटल ज़्यादा लग गई। तो इन फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, कॉस्ट वो बढ़ गई है। कॉस्ट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है। अब जब कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो यानी कि प्रॉफिट का प्रोपोर्शन कम हो गया, और कॉस्ट के इंक्रीज होने से सप्लाई भी अफेक्ट होगी। प्रॉफिट के प्रोपोर्शन कम होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगी, सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहाँ पे जैसे ही कॉस्ट फर्म की बढ़ेगी वो सप्लाई को डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि फर्म की कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, सप्लाई डिक्रीज होगी। कॉस्ट यहाँ इंक्रीज हो रही है, सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज करिए। इसी तरीके से फर्म की अगर मान लो कॉस्ट कम हो गई, अब इसका रिवर्स लेते हैं हम कि फर्म की जो पहले 12 था 8 रुपीज़, फर्म की जो कॉस्ट है वो 8 रुपीज़ हो गई और 12 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। रिवर्स हो गया बिल्कुल। पहले 12 रुपीज़ कॉस्ट था, 8 रुपीज़ प्रॉफिट था, अब फर्म की 8 रुपीज़ कॉस्ट हो गया, 12 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। क्या मानेंगे इसके अंदर? हम ये मानेंगे इसके अंदर कि फर्म की जो है कॉस्ट कम हो गई, और जब कॉस्ट कम होगी फर्म की प्रोडक्शन की तो सप्लाई वो ज़्यादा करेगी, क्योंकि प्रॉफिट का प्रोपोर्शन ज़्यादा बढ़ेगा। ज़्यादातर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में देखा गया कि प्राइस सेम रहती है, प्राइस चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है सप्लाई को अफेक्ट करने में। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, सप्लाई डिक्रीज होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लाई को अफेक्ट करने में, सप्लाई को चेंज करने में। सो इसका पॉइंट क्या बनेगा? इसका पॉइंट ये बनेगा, इफ देयर इज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या रिजल्ट है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। सो ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, इसकी कॉस्ट बढ़ने से, इनके अंदर चेंजेस आने से, जैसे मान लो लेबर जो है उसकी वेज रेट बढ़ानी पड़ी, वेज रेट मतलब वर्कर्स की जो वेज रेट है वो देनी पड़ रही है, वर्कर की वेज रेट देनी पड़ रही है यहाँ पे, दैट रिजल्ट डिक्रीज इन सप्लाई कंसिडर एंड वाइस वर्सा। इसी तरीके से यह है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, सप्लाई डिक्रीज होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट बढ़ा तो सप्लाई डिक्रीज होगा, और जब सप्लाई डिक्रीज होगा तो यानी कि सबसे ज्यादा सप्लाई को किसने अफेक्ट करा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। कॉस्ट डिक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, क्योंकि अपने आप प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ज्यादा प्रॉफिट पे फर्म ज्यादा सेल करने की कोशिश करती है। सो ये रीजन है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सप्लाई का अफेक्ट होने का। ये हमारा सेकंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब तीसरा फैक्टर है सप्लाई को डिटरमिनेट करने का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब ये हो गया कि अदर जो है गुड्स, उनका प्राइस फैक्टर क्या है जिससे हमारे गुड्स की सप्लाई अफेक्ट हो रही है। तो जो सप्लाई अफेक्ट होती है वो रिलेटेड गुड्स पे डिपेंड होती है। सप्लाई किस पे डिपेंड होती है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को देखकर। दो फैक्टर है इसमें, पहला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री है, एक की सप्लाई दूसरे के प्राइस बढ़ने या प्राइस घटने से अफेक्ट होगी, और दूसरे की सप्लाई तब अफेक्ट होती है जब एक की प्राइस कम या ज्यादा होती है, यानी कि दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ दो फैक्टर्स आएंगे, दो गुड्स आएंगे। फर्स्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सेकंड इज अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे यहाँ पे डिपेंड रहती है सप्लाई। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे पे डिपेंड है। एक दूसरे पे डिपेंड का मतलब ये हो गया जैसे फॉर एग्जांपल कार एंड डीजल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। टेनिस रैकेट एंड टेनिस बॉल, बैडमिंटन एंड कॉक, इस तरह के गुड्स जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब एक गुड्स का तभी यूज है जब दूसरा गुड अवेलेबल है। अगर दूसरे गुड की सप्लाई नहीं हुई तो पहला गुड्स भी अफेक्ट हो जाएगा, या पहले गुड्स की प्राइस चेंज हो गई फर्स्ट गुड्स की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीजल, यहाँ पे जो डीजल की प्राइस है वो इंक्रीज हो गई, तो कार की जो सप्लाई है ना वो अफेक्ट होगी, कार की सप्लाई डिक्रीज हो गई। किसी भी एक कमोडिटी के जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनमें से किसी भी एक कमोडिटी के प्राइस में इफेक्ट होने से दूसरे की सप्लाई अफेक्ट होगी।
पहले की प्राइस अगर कम हुई तो दूसरे की सप्लाई में ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर पहले की प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो दूसरे की सप्लाई में डिक्रीज होगा। पहले की प्राइस में डिक्रीज हुआ तो दूसरी कमोडिटी जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी प्राइस में इंक्रीज होगा। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ए की प्राइस बढ़ी, बी की सप्लाई डिक्रीज होगी, ए की प्राइस घटी, बी की सप्लाई इंक्रीज होगी। यानी कि एक कमोडिटी जो दूसरे पे डिपेंड है उसकी प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की सप्लाई यहाँ पे अफेक्ट होगी, यहाँ पे दूसरे की सप्लाई पक्का अफेक्ट होगी। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं, यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री की बात करी, सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, जैसे दो गुड्स है, टी एंड कॉफी का एग्जांपल लेते हैं। टी एंड कॉफी है, टी की प्राइस यहाँ पे बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड आ जाएगी ज़्यादा, क्योंकि डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। टी की प्राइस बढ़ी, टी की यहाँ पे प्राइस बढ़ गई, कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। फर्म किसकी सप्लाई ज़्यादा करेगी, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, कॉफी की सप्लाई बढ़ जाएगी, कॉफी की सप्लाई बढ़ जाएगी। टी की प्राइस घटी, कॉफी से रिलेटेड है टी, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है कंज्यूमर, इसको यहाँ पे कंज्यूम करता है, इसकी प्राइस में कोई चेंज आया, इसको कंज्यूम, इस पे यहाँ पे आ जाएगा कॉफी के ऊपर, इसकी प्राइस में कोई चेंज आया टी पे आ जाएगा। टी की प्राइस बढ़ी, कॉफी की प्राइस कम है टी से, क्योंकि टी की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी तो कॉफी प्रोडक्ट की सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ेगी फर्म को, यहाँ पे कॉफी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि डिमांड को फुलफिल करना है। टी की प्राइस घटी, कॉफी की डिमांड घटी, कॉफी की सप्लाई भी घट जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि एक गुड्स की प्राइस के अंदर चेंज से दूसरे गुड पे अफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे इनवर्स अफेक्ट पड़ रहा है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री में एक साथ पड़ रहा था। अगर कॉम्प्लीमेंट्री में देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री में डीजल की प्राइस बढ़ते ही यहाँ पे जो डीजल है उसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ी तो डीजल की तो क्या बोलते हैं डिमांड कम हो जाएगी और कार की डिमांड भी यहाँ पे कम हो जाएगी, सप्लाई कार की कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या है कि टी की प्राइस बढ़ने से, टी की जो प्राइस बढ़ी उससे कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई तो कॉफ़ी की सप्लाई होगी ज़्यादा। इसी तरीके से कॉफ़ी की प्राइस बढ़ी तो टी की डिमांड बढ़ गई, टी की सप्लाई ज़्यादा होगी। यानी कि सब्स्टिट्यूट में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में अगर एक गुड्स अफेक्ट हुआ है तो दूसरे गुड्स पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू वन गुड सब्स्टिट्यूट विद अनदर डिमांड इन द मार्केट। एक गुड्स सब्स्टिट्यूट कर लेगा दूसरे की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का और सब्स्टिट्यूट्स का हमने प्रॉपर्ली मीनिंग पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स का मीनिंग क्या होता है। तो हमने यहाँ कौन कौन से पॉइंट पढ़े, फर्स्ट रिलेटेड गुड्स में कौन कौन से गुड्स आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हमने मीनिंग पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द गुड्स विच बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर, यानी कि डिपेंडेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है डिपेंडेंट। जैसे हमने पढ़ा, क्या एग्जांपल लिया था हमने, अभी एग्जांपल की बात करी थी हमने, पेट्रोल एंड बाइक का एग्जांपल ले सकते हैं, कार एंड डीजल का एग्जांपल ले सकते हैं, बैट एंड बॉल, टेनिस रैकेट एंड टेनिस बॉल, बैडमिंटन एंड कॉक, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे फॉर एग्जांपल। तो रिलेटेड गुड्स का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स जो अफेक्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर वो गुड्स आते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर है। अगर एक की प्राइस यहाँ पे बढ़ी या एक की यहाँ पे प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो बाइक की डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी, बाइक की सप्लाई कम हो जाएगी, बाइक की यहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन इसकी यहाँ पे इसी तरीके से प्राइस बढ़ी तो यहाँ पे इनकी यहाँ पे डीजल पे जो वो सप्लाई कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सप्लाई इफेक्ट होता है एक दूसरे गुड्स के अकॉर्डिंग। दो गुड्स है, दूसरे गुड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्लाई अफेक्ट होता है। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो गुड्स, एक गुड्स दूसरे को सब्स्टिट्यूट करता है
क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा आ रही है, दूसरे की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड ज़्यादा मार्केट में आ रही है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। जैसे टी की प्राइस इंक्रीज हुई, कॉफ़ी की सप्लाई बढ़ी। रीज़न क्या है? टी की प्राइस इंक्रीज होने से कॉफ़ी की सप्लाई इसलिए बढ़ी क्योंकि टी की प्राइस इंक्रीज हुई, टी की डिमांड कम, कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा, जिसकी डिमांड ज़्यादा उसकी सप्लाई ज़्यादा, तो यहाँ पे सप्लाई कॉफ़ी की इंक्रीज हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़ा था हमने कि कार की डीजल की प्राइस ज़्यादा बढ़ी तो कार की सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? टी की प्राइस ज़्यादा बढ़ी तो कॉफ़ी की सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है टी को, और उसमें हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री नेचर कार और डीजल के अंदर कि डीजल की प्राइस बढ़ेगी तो डीजल की प्राइस बढ़ने से कार की सप्लाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है कार डीजल पर, इसलिए यहाँ पे डीजल की प्राइस बढ़ने से कार की सप्लाई कम हो जाएगी। यानी कि डीजल अगर प्राइस बढ़ेगी तो डीजल कॉम्प्लीमेंट्री, डीजल डिपेंडेंट कार पर, तो यहाँ पे कार की सप्लाई कम कर देगी कंपनी। फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी चेंजेस। टेक्नोलॉजी चेंजेस के अंदर क्या आएगा कि टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जैसे इंप्रूवमेंट हुआ, मान लो कोई कंपनी है वो पुरानी ओल्ड मशीन को यूज कर रही है, ओल्ड मशीन को यूज कर रही है, वो एक दिन के अंदर, वन डे के अंदर वो है ना 5000 यूनिट्स क्रिएट कर सकती है मशीन। इसी तरीके से जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ तो मार्केट में एक नई मशीन आई, मार्केट में नई मशीन आई, और न्यू मशीन का जो रोल है वो किसी उस गुड्स की एक दिन के अंदर कितना प्रोडक्शन कर सकती है? वन डे के अंदर वो 8000 यूनिट्स बना रही है। अब XYZ जो फर्म है, फर्म का नेम है XYZ लिमिटेड, वो इस मशीन को भी यूज कर रही है, लेकिन जो बाकी के फर्म्स है, बाकी के अदर मार्केट में जो कॉम्पिटिटर मार्केट में फर्म है, अदर फर्म है, वो नई मशीन को यूज कर रही है। नई मशीन का यूज करने वाली जो फर्म है उनकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो इंप्रूवमेंट लिया है यहाँ पे मशीन्स के अंदर, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लेकर आई है वो। नई फर्म जो है, बाकी की अदर फर्म क्या कर रही है? अदर फर्म मशीन्स, नई वाली मशीन को यूज कर रही है, न्यू मशीन्स को यूज कर रही है, और जब न्यू मशीन को वो यूज कर रही है तो वहां पे उनका एक दिन के अंदर 8000 यूनिट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जबकि पुरानी कंपनी ओल्ड मशीन को यूज करके वन डे में 5000 यूनिट्स को क्रिएट कर रही है। तो इसकी सप्लाई यहाँ पे कम रहेगी। क्यों रहेगी कम? क्योंकि इसने टेक्नोलॉजी में अपडेट नहीं करा, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट नहीं करा, इस कारण से इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और इसकी सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो फर्म को सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट जो आया है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहला रीजन तो टेक्नोलॉजी चेंजेस का ये हो गया कि कई फर्म मशीन्स या टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करती, इस कारण से उनकी सप्लाई कम रहती है। अगर सप्लाई को इंक्रीज करना है तो मशीन को अपडेट करना पड़ेगा, मशीन को अपडेट करेगी, मशीन में इंप्रूवमेंट लेकर आएगी, टेक्नोलॉजी में चेंजेस के साथ अपडेट होती रहेगी, तो वहां पे उनकी सप्लाई भी इफेक्ट नहीं होगी बल्कि सप्लाई इंक्रीज होगी। दूसरा रीजन ये है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया लेकिन अगर उसने मशीन ले ली तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई यहाँ पे, और हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो जाए, ये भी एक फैक्टर है प्रोडक्शन का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो जाए तो सप्लाई फर्म कम करती है, क्योंकि मार्केट में मान लो प्राइस कांस्टेंट है तो वहाँ पे कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट का पोर्शन कम हो गया। इस कारण से भी टेक्नोलॉजी चेंजेस में अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, फर्म की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो फर्म क्या करेगी? सप्लाई कम करेगी। अगर फर्म की कॉस्ट डिक्रीज हो जाए तो फर्म सप्लाई ज़्यादा करेगी। यानी कि पुरानी मशीन में एक तो 5000 यूनिट्स बना रही थी और उसकी जो कॉस्ट थी, सेलिंग प्राइस 20 रुपये, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ है, फर्म की कॉस्ट 12 रुपये पड़ी थी। नई मशीन लाने पर फर्म की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 10 रुपये, यानी कि ज़्यादा कॉस्ट पे सेलिंग प्राइस 12 रुपीज़ कॉस्ट पे 8 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है फर्म को। लेकिन जब 10 रुपीज़ कॉस्ट पड़ी नई मशीन को अडॉप्ट करने से, टेक्नोलॉजी में चेंज लाने से, तो यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट जो पोर्शन है वो ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया फर्म का प्रॉफिट पोर्शन। तो इस कारण से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने से फर्म क्या कर रही है? सप्लाई को इफेक्ट कर रही है। कैसे? अगर फर्म पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है तो उसकी सप्लाई कम है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो सप्लाई बढ़ा सकती है। दूसरा रीज़न क्या है कि अगर फर्म की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है पुरानी पे, तो नई
मशीन का इम्प्रूवमेंट लाकर, नई मशीन के इम्प्रूवमेंट को अडॉप्ट करके वो अपनी कॉस्ट को कम करके सप्लाई ज़्यादा कर सकती है। क्योंकि फर्म की अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो फर्म सप्लाई कम करेगी, और कॉस्ट कम है तो फर्म सप्लाई ज़्यादा करेगी, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा आ रहा है। ये इस कारण से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से फर्म यहाँ पे सप्लाई को अफेक्ट करती है। तो दैट इज़ अ रीज़न जो ये फर्म की सप्लाई को अफेक्ट करता है। सो इसका पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, improvement in technology of production bring reduction in cost and increase in production, this will increase level of supply। यानी कि क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आएगा वैसे वैसे यहाँ पे कॉस्ट कम होगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगी। और कॉस्ट कम कैसे होगी भाई, कोई चीज़ पुरानी है तो वो अपनी कैपेसिटी से कम काम करेगी जो नॉर्मल कैपेसिटी से है, क्योंकि जितनी मशीन पुरानी होती है उतना यहाँ पे उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती है। और जब नई मशीन आएगी तो उसकी कैपेसिटी न्यू होगी, फ्रेश कैपेसिटी होगी, फास्ट होगी, तो प्रोडक्शन करने की कॉस्ट कम पड़ेगी, प्रोडक्शन करने की कॉस्ट कम पड़ेगी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करके देखिए कॉस्ट कम है, दो बातें बताई थी, कॉस्ट कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पे सप्लाई का लेवल इम्प्रूवली बढ़ेगा और फर्म यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करा टेक्नोलॉजी में तो कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है या फिर प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। मान लो कॉस्ट सही है लेकिन प्रोडक्शन डिक्रीज है तो सप्लाई अफेक्ट होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे सप्लाई के अंदर ये बता रखा है कि इम्प्रूवमेंट तभी आता है जब फर्म कॉस्ट को कम कर लेती है टेक्नोलॉजी का और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है क्वालिटी ऑफ इनपुट, इनपुट क्वालिटी। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ज़्यादा देखा जाता है क्वालिटी इनपुट, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल या जो इनपुट डाला है प्रोडक्शन करने के लिए एज ए रॉ मटेरियल या जो भी अदर फैक्टर्स है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल की अगर क्वालिटी अच्छी होगी तभी यहाँ पे हायर लेवल पे प्रोडक्शन होगा। क्वालिटी खराब है, कस्टमर यहाँ पे उस प्रोडक्ट को नहीं चेक करेगा, उस प्रोडक्ट को नहीं टेस्ट में लेगा, उस प्रोडक्ट को नहीं यहाँ पे, अगर एक बार कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेस कर लिया तो दूसरी बार उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा, क्योंकि इनपुट की क्वालिटी खराब है। क्वालिटी ऑफ इनपुट अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी है इनपुट की तो यहाँ पे प्रोडक्शन, क्वालिटी इनपुट है अच्छी तो यहाँ पे सप्लाई उसकी ज़्यादा होगी और हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी होगा। इनपुट ही अच्छा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का काम क्या है, शुगर और जैगरी बनाना, तो शुगर कैन का यूज़ करती है इनपुट। अगर शुगर कैन की जो क्वालिटी वो ख़राब होगी तो कंपनी अच्छे लेवल पे शुगर भी क्रिएट नहीं कर पाएगी, जैगरी भी बना नहीं पाएगी, और वो ख़राब प्रोडक्ट है मार्केट में जाएगा तो उसकी सप्लाई भी अफेक्ट होगी। या फिर इस तरीके से इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर अच्छा इनपुट नहीं है तो उसमें से वेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है। शुगर कैन जो लेकर आया वो इनपुट अच्छा नहीं है, वो रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है और उसमें से वेस्ट बहुत जा रहा है, तो फर्म प्रोडक्शन लेवल को यहाँ अच्छे लेवल पे नहीं बढ़ा पाएगी। तो प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए फर्म को क्या करना पड़ेगा, इनपुट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अच्छी इम्प्रूव क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी किसी भी इनपुट की, रॉ मटेरियल की, तो प्रोडक्शन हाई होगा, हाई प्रोडक्शन पे सप्लाई बढ़ेगी। और अगर इसी का वाइस वर्सा देखा जाए कि बैड क्वालिटी होगी इनपुट की तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। सो क्वालिटी ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में देखा जाता है कि क्वालिटी ख़राब होती है तो उससे प्रोडक्शन लेवल भी ख़राब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीड्स, फर्टिलाइजर्स सही नहीं डाले, सही यूज़ नहीं करे तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो सही मात्रा में नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। उसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, उसके अंदर किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट की, यहाँ पे जो किसी भी क्रॉप की जो खेती करी गई है उसके अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजर प्रॉपर यूज़ नहीं, सही नहीं करा, सीड्स सही यूज़ नहीं करे, तो इस कारण से वहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इनपुट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे इंप्रूव क्वालिटी इनपुट की होगी तो यहाँ पे सप्लाई भी इंक्रीज होगी हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन के रीज़न से। इसी तरीके से अगर देखा जाए स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, यानी कि फेस्टिवल्स वगैरह है, दिवाली, होली, अदर फेस्टिवल्स जो भी आया है, उनके अंदर जो फेस्टिवल रिलेटेड प्रोडक्ट होता है उनकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है। यहाँ पे हमने देखा फॉर एग्जांपल काइट्स का फेस्टिवल आता है तो उस केस के अंदर काइट्स की डिमांड बढ़ जाती है यहाँ पे,
और काइट्स की जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है। तो एक ऐसा फैक्टर है ये, अदर फैक्टर में आ सकता है ये कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस यानी कि फेस्टिवल के टाइम पर सप्लाई इंक्रीज होती है मार्केट में, क्योंकि फेस्टिवल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, तो फेस्टिवल से रिलेटेड प्रोडक्ट की सप्लाई भी फर्म करती है। जैसे दिवाली पर क्रैकर्स, होली पर कलर्स, काइट फेस्टिवल पर यहाँ पे काइट्स, या फिर अदर फेस्टिवल पे अदर थिंग्स का यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो अंडर दिस सप्लाई आर इंक्रीज इन द मार्केट व्हेन फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस आर अराइज, दे लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। इसका रिजल्ट क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगा और सप्लाई भी इंक्रीज होगा। जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है तो उस केस के अंदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में सप्लाई इंक्रीज होती है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सप्लाई को। सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये दो सिस्टम अच्छे होने चाहिए अगर किसी कंपनी को अपनी सप्लाई इंक्रीज करनी है प्रोडक्ट की, कमोडिटी की। इफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर नॉट डेवलप प्रॉपरली देन सप्लाई इज अफेक्ट इन द मार्केट। मार्केट में सप्लाई कब अफेक्ट होगी? जब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा। मान लो कई जगह ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, सप्लाई लेट हो रही है, तो है ना होलसेलर्स दूसरी फर्म के पास चल जाएंगे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, क्योंकि उनके पास कस्टमर को टाइम पर देना है प्रोडक्ट। उस केस में ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्टेशन एक तो फास्ट होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए, और इसकी सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर सप्लाई अच्छी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे फर्म इजीली सप्लाई को इंक्रीज करेगी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो सप्लाई डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स और कम्युनिकेशन का मीन्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। So supply increase or decrease in the market according to condition of transportation and communication. If the means of transportation and communication are not developed properly, then supply is affected in the market. यानी कि supply increase और decrease होगी market के according, और वहाँ पे communication और transportation important role play करता है, ये बहुत important है। तो that is a 7 point ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। और इस वीडियो में हमने बात करी है सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, जिसमें वेरियस पॉइंट्स पे बात करिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्वालिटी ऑफ अ इनपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर्कमस्टेंसेस, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, लास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में।